आपको एक मज़ेदार कहानी सुनाता हूँ मैं। कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये बात है एलएसी की, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की। यूजुअली हम लोग को देखने में तो लगता है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल ये कैसी चीज़ें होंगी, इसको समझना तो बहुत ही आसान है, एक लाइन ही तो ड्रॉ करना है। बट जब हम इसके एक्चुअल फिगर पर देखने की बात करते हैं तो हम लोग को रियलाइज़ होता है कि यार ये टेरेन देखो कितना ज़्यादा डिफिकल्ट है। मैं यहाँ पर आपको एक लेक की बात दिखाता हूँ। यहाँ पर देखो आप, ये है आपका पैंगोंग त्सो लेक। पैंगोंग त्सो लेक यूजुअली लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से होके गुजरता है। ये जो व्हाइट कलर की आप लाइन देख रहे हो, ये है आपका लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। और यहाँ से ये जो आप देख रहे हो ना, इसके डिवीजन में भी चाइना ने बहुत बहुत चालाकी की थी। उसको पता था कि ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को हम इस तरीके से डिवाइड करें कि इसका सदर्न टिप हमारे पास में रहे, जिससे कि हम इसके इस वाले रीजन को भी पूरे अच्छे से एक्सेस कर पाएं और इस वाले रीजन को भी बहुत अच्छे से एक्सेस कर पाएं। बट 2020 तक आते आते पूरी कहानी पलट गई जब इंडियन मिलिट्री फोर्सेस ने बहुत ही स्ट्रैटेजिकली पूरा सदर्न साइड ऑफ पैंगोंग त्सो लेक को कवर किया। साथ में चाइना को मजबूर किया कि जब यहाँ पर आपने धोखाधड़ी से इसको कैप्चर किया। एक्चुअल में कहानी है 1999 कारगिल वॉर की, जब इंडियन मिलिट्री फोर्सेस पैंगोंग त्सो लेक के आसपास के रीजन से शिफ्ट होके एलओसी पर जा रहे थे, क्योंकि वहाँ पर कारगिल वॉर चल रहा था। तो उस टाइम पर चाइना ने इस बात का फायदा उठाते हुए यहाँ पर कई सारे रोड्स वगैरह बिल्ड करने की बात कर ली। अब इसको हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर सकते थे और इसीलिए फिलहाल अभी के लिए इंडिया पैंगोंग त्सो लेक वाले डिस्प्यूटेड एरिया को तो बहुत अच्छे तरीके से टैकल करता है। ऐसे ना कई सारे स्टोरीज हैं, कई सारे लोकेशंस हैं जहाँ पर हम लोग को यूजुअली स्टैंड ऑफ देखने को मिलते हैं। हम लोग को गलवान स्टैंड ऑफ देखने को मिला, डोकलाम क्राइसिस देखने को मिला। ये सारे के सारे रीजन्स जो है ना, वो हमारे बॉर्डर रीजन से ही रिलेटेड है। और उसमें से एक सबसे इंपॉर्टेंट बॉर्डर है हमारा LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ये मैप मैं आपको बार बार इसलिए दिखा रहा हूँ जिससे कि आप सिंपली एक बात को समझ पाओ कि ये जो पूरा रीजन है ना, ये इतना आसान नहीं है इसको समझ पाना। अब आप यहाँ से इस चीज़ को जरा देखो ध्यान से। ये रीजन को समझ पाना, इस रीजन को पकड़ पाना कि हम कहाँ पर खड़े हैं और कैसे कहाँ जाने से क्या मिलेगा, हम लोग को बिल्कुल भी नहीं समझ में आता है। तो इसी के बेसिस पर जरा हम लोग आज लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पूरे हिस्ट्री ज्योग्राफी को डिटेल में पढ़ने की कोशिश करते हैं। स्टार्ट करते हैं। आप सबको पता होगा कि हाल फिलहाल में अभी हमारा ब्रिक्स समिट ऑर्गेनाइज हुआ था। ये जो ब्रिक्स समिट है ये 22 अक्टूबर से लेकर 24 अक्टूबर के बीच में ऑर्गेनाइज हुआ था। कहाँ पर? रशिया के अंदर। रशिया के अंदर कजान एक जगह है, कजान प्रोविंस के अंदर में हम लोगों ने ये ब्रिक्स समिट ऑर्गेनाइज होते हुए देखा था। और ये वही टाइम था जब हम लोग को ये बात का भी अंदाजा लग गया कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग, ये दोनों आपस में मिलेंगे। बायलैटरल टॉक्स हो सकती है। और बायलैटरल टॉक्स को होने के लिए एक्चुअल में कई दिन से ना कई सारी बातें चल रही थी। आपको पता होगा कि बहुत सारे मीटिंग्स हो रहे थे, जैसे कि वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन, WMCC। ये इंडिया चाइना बॉर्डर अफेयर्स के लिए बहुत सारी बातें करती है। इसमें सीनियर मिलिट्री कमांडर्स होते हैं, फॉरेन अफेयर मिनिस्टर्स होते हैं और सभी फ्रिक्शन पॉइंट्स पर जितने भी डिस्प्यूटेबल पॉइंट्स हैं उनको रिजॉल्व करने की बात करते हैं। और फिलहाल जब ये 22 अक्टूबर को ये समिट होने जा रहा था, ये ब्रिक्स समिट होने जा रहा था, उसके जस्ट एक दिन पहले ही बहुत ही शानदार न्यूज़ आती है कि भैया हमारा जो LAC का बॉर्डर है उस पर जो दो सबसे खतरनाक डिस्प्यूटेड एरियाज थे, आपके देप्सांग और डेमचोक, ये जो लास्ट 2 फ्रिक्शन पॉइंट्स थे, इनको भी पिछले 4 साल से जिसको हम रिजॉल्व नहीं कर पा रहे थे, इन पर अब हम लोगों ने एक सहमति जता ली है। इंडिया चाइना इज ऑन द सेम पेज। सेम पेज कब का? 2020 वाले सेम पेज पर आ गया। पिछले 4 सालों में ना बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस किए हैं हम लोगों ने। देखा डोकलाम क्राइसिस को, देखा गलवान स्टैंड ऑफ को, देखा वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट डिस्प्यूट आप गलवान स्टैंड ऑफ को देख सकते हो, जहां पर हमारे 20 जवान शहीद हो गए। और ऐसा बोला जाता है कि चाइनीज साइड से भी ऐसे 40 उनके मिलिट्री फोर्सेस होंगे, मिलिट्री पर्सनल्स होंगे जो कि मर गए थे, शहीद हो गए थे उनके लिए भी। बट चाइना ने इसकी कोई रिपोर्ट कहीं पर भी जारी ही नहीं की। ये डिस्प्यूट इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि हमें लग रहा था कि इसको ना रिजॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। एक्चुअल में होता क्या है, मैं आपको एक बेसिक इन्फॉर्मेशन देता हूँ। ऐसे रीजन्स जो कि काफ़ी ज़्यादा डिस्प्यूटेबल होते हैं, या फिर हम यूँ बोलें कि बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए काफ़ी ज़्यादा अहम होते हैं, ऐसे सिचुएशंस को हम ना एक पेट्रोलिंग के मदद से हम लोग इसको कई बार सुरक्षित रखने की बात करते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो, अब इंडिया ने वापस से अपने पूरे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के आसपास वाले रीजन में पेट्रोलिंग शुरू कर दी है।
ये पेट्रोलिंग कौन कब करता है, दोनों देश करते हैं, और इनका ना पूरा शेड्यूल फिक्स होता है कि आज भाई तुम कर लोगे, 2-3 दिन बाद हम करेंगे, फिर 3 दिन बाद तुम कर लेना, फिर 4 दिन बाद हम करेंगे, समथिंग लाइक दैट। और इससे दोनों देश इस सहमति पर पहुंचते हैं कि हाँ भाई कोई भी मिलिट्री एक्शंस नहीं लिए जा रहे हैं, जो जिसकी ट्रूप जहां पर पिछली बार स्टेशन थी आज भी वहीं पर हैं, कोई आगे बढ़कर नहीं आया है, लड़ाई की कोई गुंजाइश नहीं है, वगैरह वगैरह, जिससे कि हम लोग पीस इंश्योर कर सकें। इसी के लिए ये सारी बातें होती है। लेकिन 2020 में कुछ ऐसा हुआ था जिसकी वजह से ये पेट्रोलिंग जैसे एरियाज में हम लोग काफ़ी हद तक प्रॉब्लम फेस कर रहे थे। कई सारी जगहों पर ना चाइना ने ऐसे अपने रफ शेल्टर्स बना लिए। यहाँ पर आप देखना, ये गलवान वैली का एक फोटो है। चाइना ने ऐसे कई सारे छोटे छोटे शेल्टर्स बना लिए और यहाँ की पेट्रोलिंग को रोकना स्टार्ट कर दिया कि अब इंडियन मिलिट्री वहाँ पर पेट्रोल नहीं कर सकते। सिमिलरली इंडिया ने जवाब में ऐसे कुछ अपने लिए भी ऐसे रीजन्स बनाए जहाँ पर चाइनीज़ मिलिट्री फोर्सेस को पेट्रोल करने नहीं दिया गया। और ये बात विवाद बहुत तेज़ी से आगे बढ़ ही रही थी जब हम लोगों ने गलवान स्टैंड ऑफ देखा था, जिसके बारे में भी हम लोगों ने चर्चा भी किया। तो ओवरऑल अगर बात की जाए ना, तो ये पूरा का पूरा किस्सा जो है ना, वो है इंडिया के बॉर्डर डिस्प्यूट से रिलेटेड। और इंडिया का बॉर्डर डिस्प्यूट चाइना के साथ अगर हम लोग देखें तो इसको हम लोग 3 पर्सपेक्टिव में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है आपका ईस्टर्न साइड। ईस्टर्न साइड जो है वो अप्रॉक्सीमेटली इधर वाले हिस्से की अगर बात करें तो ये लगभग ये आपके 890 किलोमीटर का ये एरिया है। इसी में सिक्किम वाला बॉर्डर भी आ जाता है आपका, जो कि टोटल मिला के 1140 किलोमीटर का बॉर्डर बनाते हैं। फिर आपका मीडियम या फिर मिडिल सेक्टर आता है। ये जो मिडिल सेक्टर है ये सबसे कम कंट्रोवर्शियल रीजन में से एक है। यहाँ पर लगभग ऐसे ही 625 किलोमीटर की बाउंड्री, ये जो आप देख रहे हो, कहीं पर 545 भी लिखा होता है, कहीं पर 625 लिखा होता है, अलग अलग जगहों पर है। ये आपका बेसिकली लद्दाख रीजन से लेकर आप जब नीचे पूरा यहाँ नेपाल बॉर्डर तक आते हो, यहाँ तक होता है। यहाँ पर एक्चुअल में ना बहुत ही छोटा सा एक ये रीजन और एक यहाँ पर एक रीजन है छोटा सा। इन 2 रीजन्स को, जहाँ पर ये ग्रेजिंग ग्राउंड है, इसको हम लोग बराहोती प्लेन्स बोलते हैं। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आपके लिए। बस इसी में थोड़ा बहुत डिस्प्यूट है, अदरवाइज दिस इज द लीस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल बाउंड्री। ईस्टर्न साइड की अगर मैं आपको कहानी सुनाऊं, ईस्टर्न साइड को पहले के ज़माने में हम लोग बोलते थे मैक-मोहन लाइन। ये जो मैक-मोहन लाइन है ये बेसिकली 1914 में एक शिमला एग्रीमेंट हुआ था, आप सब लोगों ने पढ़ा होगा। इस शिमला एग्रीमेंट में एक्चुअल में किसके बीच में एग्रीमेंट हुआ था? उस टाइम पर जो ये तिब्बत वाला रीजन था, तिब्बत रीजन से तिब्बतन गवर्नमेंट आई थी और हमारे यहाँ से ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट थी। इन दोनों के बीच में एक समझौता होता है। इस शिमला एग्रीमेंट के अंतर्गत हम लोगों ने मैक-मोहन लाइन ड्रॉ किया। इसी को हम लोग मैक-मोहन लाइन बोलते हैं। ये प्रॉपर आपका 890 किलोमीटर का ये लाइन है। यहाँ ये और आगे एक्सटेंड होकर म्यांमार तक भी जाता है। यहाँ पर एक इसूराजी पास है, वहाँ तक जाता है ये। तो फिलहाल अगर हम लोग अपने हिसाब से बात करें तो ये हमारे अरुणाचल प्रदेश को हमारे इंडिया का टेरिटरी या फिर इंडिया का पार्ट बताता है। लेकिन चाइना जो है ना इसको मानता ही नहीं है। चाइना बोलता है कि भैया तिब्बत जो है ना वो हमेशा से हमारा अभिन्न अंग था और चाइना मेजर रोल प्ले करता है। तो तिब्बत किसी के साथ कोई भी समझौता कर ले, हम नहीं मानने वाले, क्योंकि यहाँ पर चाइनीज़ गवर्नमेंट का पूरी बात चलती है। क्योंकि इस पूरे एग्रीमेंट में चाइना इन्वॉल्व ही नहीं था, तो इसीलिए चाइना के साइड से ये कोई भी लीगल टेरिटरी नहीं है। बट ये तो बात चलो पुरानी हो गई है ना। उसके बाद कई बार ऐसी बातें हुई जो बाद में 1990s तक आते आते चाइना ने इसको एक्चुअल में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के अंदर में सम्मिलित करना स्टार्ट कर दिया। मतलब कि यूं बोलें कि मैक-मोहन लाइन बाद में चल के चाइना के लिए लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बन गया। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल सिर्फ यहां से इतना रीजन को ड्रॉ करना नहीं है, है ना। इतना रीजन को ही लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल नहीं बोलते। चाइना के हिसाब से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पूरा है, ये वाला सेक्टर भी, मिडिल सेक्टर भी और यहाँ पर ईस्टर्न साइड भी। हर एक सेक्शन को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल ही बोलते हैं चाइना के हिसाब से। इंडिया के हिसाब से सारी चीज़ें अलग अलग है। इंडिया के हिसाब से क्या है मैं आपको वो भी समझाता हूँ। देखो इंडिया के हिसाब से ये जो रीजन है, ये पूरा रीजन, यहाँ पर आप जो ब्लैक कलर की ये बाउंड्री पूरी देख रहे हो, ये पूरा इंडिया का अभिन्न अंग है। और इसके वजह से इंडिया ने फिलहाल 2019 में आपको पता है कि रीऑर्गेनाइजेशन भी किया था यहाँ पर, और 2 यूनियन टेरिटरीज बनाए थे, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। इसके अंतर्गत इंडिया ने ये वाला जो रीजन जिसको हम लोग पाक ऑक्युपाइड कश्मीर बोलते हैं, POK बोलते हैं, इसको भी अपना अभिन्न अंग दिखाया। और जो ये जो अक्साई चीन एरिया है जिसको कि अभी फिलहाल के लिए चाइना एडमिनिस्टर कर रहा है, इसको भी अपना अभिन्न अंग दिखाया था। कहानी की शुरुआत सबसे बुरी जो हुई है ना, वो एक्चुअल में इसी
वेस्टर्न साइड ऑफ बाउंड्रीज के लिए हुई है। वेस्टर्न साइड की बाउंड्री कभी हम लोगों ने डिफाइन ही नहीं किया है। ईस्टर्न साइड की बाउंड्री में भी कभी कभी इश्यूज आए थे, जैसे कि डोकलाम इश्यूज आप लोगों ने सुना होगा। वो जो ट्राई जंक्शन है आपके भूटान, चाइना और इंडिया के बेसिस पर, अभी हाल फिलहाल में ही सुना था, कुछ साल पहले की कहानी है ये। तो ऐसे छोटे मोटे क्राइसिस को अब हम लोगों ने बहुत अच्छे से रिजॉल्व कर लिया है। मैकमोहन लाइन की भी अगर हम लोगों ने बात की तो ये भी मोटा मोटा रिजॉल्व है। जो आज के डेट में रिजॉल्व नहीं है वो है आपका ये रीजन, जिसको कि हम लोग बोलते हैं वेस्टर्न साइड ऑफ LAC। इसको जरा एक बार डिटेल में देखते हैं। LAC जो है ना, वो बेसिकली कैसे कैसे पिक्चर में आता है मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले 1959 की कहानी सुना रहा हूँ मैं आपको, जब यहाँ पर चाइना के जो प्रेसिडेंट थे, इनका नाम था ज़ोउ एनलाई। ज़ोउ एनलाई ने ना कुछ लेटर्स लिखे हमारे प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास में। ये जो लेटर था, इसमें इन्होंने 1959 में पहली बार जिक्र किया लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का। उसके पहले तक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल एग्जिस्ट ही नहीं करता था। अब मैं आपको बताता हूं कि एक्चुअल में प्रॉब्लम कहां पर आई। प्रॉब्लम इस बेसिस पर आती है ना कि देखो, जब भी हम लोग इस वेस्टर्न साइड ऑफ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की बात कर लें या फिर वेस्टर्न साइड बाउंड्रीज की बात कर लें, ये डिफाइन इसलिए नहीं था कभी भी, क्योंकि जब ये पूरी की पूरी बातचीत चल रही थी ना, तो उस टाइम पर ऐसा इंडियन एक्सप्रेस का एक आर्टिकल भी आया था इसके लिए। उसमें उन्होंने ये बात को बहुत क्लियरली डिफाइन किया कि देखो, ये बात तो बिल्कुल तय है कि अक्साई चीन वाला जो इलाका, यहाँ पर आप ये वाला जो इलाका देख रहे हो, ये हम लोग यूं तो बोल सकते हैं कि ये ब्रिटिश एम्पायर का पार्ट था। ब्रिटिश एम्पायर का पार्ट तो था, लेकिन जब हमारा ब्रिटिश इंडियन टेरिटरी बना, मतलब कि 1947 के आसपास की बात हो रही है, उस टाइम पर ये इंडिया का पार्ट, ब्रिटिश इंडियन टेरिटरी का पार्ट नहीं था। उस टाइम पर किसका पार्ट था? ये जम्मू एंड कश्मीर प्रिंसली स्टेट का पार्ट था। और इसके पीछे की पोस्ट इंडिपेंडेंस वाली कहानी हम सब लोग को पता है। यहां पर 1865 में एक एग्रीमेंट साइन होती है। इस एग्रीमेंट के अंतर्गत एक नया लाइन निकल कर आता है, जिसको कि हम लोग बोलते हैं जॉनसन लाइन। जॉनसन एंड जॉनसन वाला देखते हो ना, वही वाला ये जॉनसन है। स्पेलिंग बता रहा हूं सिर्फ आपको। ये जॉनसन लाइन है। यहां पर इस वाले रीजन को हम लोग क्या बोल रहे हैं? ये आपका जॉनसन लाइन है। ये एक्चुअल में प्रिंसली स्टेट जो थे ना उस टाइम पर, जम्मू एंड कश्मीर का प्रिंसली स्टेट के जो राजा थे, उनको ध्यान में रखते हुए इस बात को बताया गया कि भाई साहब, हम लोग जॉनसन लाइन वगैरह बनाने की बात कर रहे हैं। इंडिया ने जब 1947 में आज़ादी हासिल कर ली, उसके बाद इंडिया ने अपने जॉनसन लाइन को ही डिमार्केट किया और बोला कि भाई साहब, हमारे लिए यही हमारा बाउंड्री है। और इसकी वजह से अक्साई चीन वाला जो पार्ट है, ये इंडिया की सोल टेरिटरी के अंदर में आने लगा। लेकिन ये बात ना चाइना को पसंद नहीं आई। चाइना को लगा कि एक बात बताओ, ये जॉनसन लाइन में हमें कभी पार्टिसिपेशन मिला? हमें कभी भी तुमने कोई भी चीज़ लिख के भेजा कि जॉनसन लाइन जैसी कोई भी चीज़ एग्जिस्ट करती है? नहीं भेजा ना, तो हम जॉनसन लाइन को क्यों मानेंगे? इनफैक्ट इससे बचने के लिए धीरे धीरे ना कई सारे षड्यंत्र रचे गए। 1895 में इनफैक्ट चाइना ने एक और लाइन प्रपोज किया। 1895 में इसको हम लोग बोलते हैं मैककार्टने मैकडोनल्ड लाइन, जो कि कुछ यहाँ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के थोड़ा सा अंदर की तरफ है। ये बोलता है इसको मैं लिख देता हूं आप लोग के लिए, मैककार्टने और मैकडोनल्ड लाइन। मैकडोनल्ड लाइन तो उधर वाला मैकडोनल्ड लाइन, वो मैकमोहन लाइन था, ये आपका मैकडोनल्ड लाइन है। तो मैककार्टने और मैकडोनल्ड लाइन इसको ड्रॉ करते रहे और इसकी बात चाइना के पास भी पहुंची थी। तो इसलिए चाइना बोलता है, भैया देखो, इसके बारे में तो इनफैक्ट हमको पता भी है थोड़ा बहुत, लेकिन तुम्हारा जॉनसन लाइन तो हमें पता ही नहीं है, तो इसलिए हम तो नहीं मानने वाले। 1947 में जब इंडिया ने जॉनसन लाइन को अपना बाउंड्री माना, अपना बॉर्डर माना, तो 1959 के आसपास में आते आते उस टाइम के जो प्रेसिडेंट थे ज़ोउ एनलाई ने काफ़ी सारे चिट्ठियां लिखी नेहरू जी को, और उसमें पहली बार 1959 में LAC का जिक्र किया। नेहरू जी ने इसका कोई वास्ता नहीं रखा कि यार LAC वगैरह क्या है, हमें तो पता भी नहीं है। इनफैक्ट LAC को नहीं माना गया। फिर बाद में 1962 में हम लोग को पता है कि साइनो इंडियन वॉर होता है, और वो वॉर किस लिए हुआ था मैं आपको समझाता हूँ। 1950s के पास आते आते चाइना ने बोला कि भाई साहब, हम एक रोड बनाना चाहते हैं, हम एक ऐसा रोड बनाना चाहते हैं जिसको हम लोग कनेक्ट करेंगे अपने शिनजियांग प्रोविंस से लेकर तिब्बत के इधर का कुछ इलाकों को, और इसको उन्होंने चाइना नेशनल हाईवे G219 बोला है ना, G219। इंडिया को पसंद ही नहीं आया यार, ये अक्साई चीन जो है तो अपना इलाका है ना, इसमें ये क्या कर रहा है? तो इसकी वजह से क्या हुआ कि इंडिया ने कुछ अपोजिशंस दिखाए
लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को माना नहीं। 1959 में जब ये झाओ एनलाइन ने जब इनको चिट्ठी लिखे तो भी इसका जवाब एलएसी के समर्थन में नहीं आया। इसीलिए 1962 का एक वॉर होता है जिसके वजह से इंडिया इस बात में घिर जाता है। उस टाइम पर तो इंडिया की मिलिट्री उतनी पावरफुल थी भी नहीं। चाइना की पावरफुल मिलिट्री अंदर घुसते घुसते एक ऐसे लाइन पर आ जाती है जिसको कि उन्होंने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का दर्जा दिया था। बाद में वो ये बोलते हैं अपना खुद ही ये साइनो इंडिया वॉर के टाइम पर, उस टाइम पर यहाँ पर ये जो गलवान वैली है ना, ये गलवान वैली ही था जहाँ पर सबसे टफ फाइट देखने को मिली थी। और गलवान वैली अपने आप में बहुत ज़्यादा डिस्प्यूटेड है। क्यों? क्योंकि गलवान वैली देखो, ये जो गलवान रिवर है इसी के पास में, और यहाँ से ऊपर से ये श्योक रिवर आ रही है। श्योक रिवर में गलवान रिवर मिल जाती है, और आगे चल के हम लोगों ने अपने इंडियन ज्योग्राफी के बहुत सारे लेक्चर्स में इसको देखा भी है। तो ये जो गलवान वैली है ना, ये अपने आप में काफ़ी स्ट्रैटेजिक लोकेशन दिखाता है। यहाँ पर उस टाइम पर इस रीजन को चाइना ने ऑक्युपाई कर लिया और खुद से ही ये बोला कि भाई साहब अब हम लोग सीज फायर कर रहे हैं। सीज फायर मतलब कि अब कोई गोलीबारी हमारे साइड से नहीं आएगा, हम सब लोग यहाँ तक बढ़ चुके हैं और इससे हम लोग 20 किलोमीटर पीछे शिफ्ट हो जा रहे हैं, है ना। खुद ही बोल दिया उन्होंने, 20 किलोमीटर पीछे शिफ्ट हो जा रहे हैं, अब यही हमारा स्टेबल पॉइंट होगा। इंडिया ने इस बात को भी नहीं माना, मतलब कि 1959 पर भी इंडिया सहमत नहीं था, 1962 पर भी सहमत नहीं था, बट स्टिल यहाँ पर ना पीस और ट्रैंक्विलिटी की बहुत ज़्यादा डिमांड थी। तो इनफैक्ट क्या होता है कि एक ना दिन आता है जहाँ पर हम लोग को इस लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को ज़बरदस्ती मानना ही पड़ता है, क्योंकि हमारे पास और कोई चारा भी नहीं था। यहाँ पर एक एग्रीमेंट होता है पीस एंड ट्रैंक्विलिटी को लेकर 1993 के आसपास। 1993 में हमारे उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर थे नरसिम्हा राव साहब। नरसिम्हा राव और उस टाइम के चाइनीज़ प्रेसिडेंट के बीच में ये एक डील साइन होती है कि फॉर द मैनेजमेंट ऑफ पीस एंड ट्रैंक्विलिटी हम फिलहाल के लिए लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को कंसीडर करते हैं। लेकिन इंडिया जो था लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के इस मार्किंग से सहमत नहीं था, क्योंकि इंडिया के हिसाब से दीज आर मियर डिसकनेक्टेड सीरीज ऑफ पॉइंट। क्या है भाई? डिसकनेक्टेड सीरीज ऑफ पॉइंट। और डिसकनेक्टेड सीरीज मतलब कुछ यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर। अब यार तुम इसको कैसे भी जोड़ सकते हो ना, ऐसे जोड़ सकते हो, इसको ऐसे भी जोड़ सकते हो, इसको ऐसे 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 सब जोड़ सकते हो, तुम ज़्यादा हिस्सा पूरा अपने अंदर ले लोगे। तो इंडिया ने कभी भी इसको माना नहीं कि यार इसको ना हम मानते नहीं हैं, आप एक काम करो सबसे पहले। इसीलिए इंडिया ने बोला कि भाई साहब 1996 में ही ये डिमांड रख दी कि हमें ना मैप्स एक्सचेंज कर लेने चाहिए। आप किस चीज़ को बाउंड्री मानते हो और हम किस चीज़ को बाउंड्री मानते हैं, अगर हम लोग एक बार मैप एक्सचेंज कर लेंगे तो हम लोग काफ़ी सारी चीज़ों को रिजॉल्व कर सकते हैं। 2001 में पहली बार मैकमोहन लाइन और उधर वाली चीज़ों ईस्टर्न सेक्टर को लेके ना मैप्स एक्सचेंज किए गए सिक्किम में, लेकिन ये वेस्टर्न साइड के लिए कभी भी कोई मैप एक्सचेंज किया ही नहीं गया, और इसीलिए सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट करता है। और यही रीजन है कि आज तक हम लोग इस बॉर्डर को रिजॉल्व ही नहीं कर पाए। इनफैक्ट 2020 में चाइनीज़ मिलिट्री पर्सनल ने या फिर जो वहाँ के एक्सटर्नल अफेयर हेड थे उन्होंने भी इस बात को बोला था कि सर हम इसको नहीं सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि अगर इसको सॉल्व करने जाएंगे तो लड़ाइयाँ और बढ़ेंगी हमारे बीच में। इंडिया ने भी उसके बाद से बायलैटरल टॉक्स थोड़ा एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर्स के द्वारा या फिर जो भी हम लोग यहाँ पर बात कर रहे थे WMCC की, इनके थ्रू रखा। और फिलहाल अब 4 साल के बाद ये सिचुएशन आ चुकी है जब हम लोग ये देख रहे हैं कि भाई साहब ये पूरा रीजन अब हमारे लिए 2020 के पहले वाली सिचुएशन पर आ चुका है। अब यहाँ पर पेट्रोलिंग वगैरह ऑब्वियसली जैसे पहले होती थी वैसे ही होगी। हम लोग वापस से 2020 वाले सिचुएशन पर आ चुके हैं। अभी दिवाली पर मिठाइयाँ भी बांटी गई हैं इन लोग को, और हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर S जयशंकर ने भी इस बात की पुष्टि कर दी है कि हमारा जो 2 सबसे डिस्प्यूटेड एरिया हुआ करता था, यहाँ पर देखना आपका जो ये डिस्प्यूटेड एरिया मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर 2 बड़े रीजन से, यहाँ पर आप देखना इस वाले रीजन को, इसको हम लोग बोलते हैं देप्सांग प्लेन एरिया। ये एक मोस्ट डिस्प्यूटेड एरिया था, फ्रिक्शन पॉइंट का सबसे बड़ा एरिया था। और दूसरा आप यहाँ पर जब नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा डेमचौक। इसके अलावा भी कई सारे डिस्प्यूटेड एरियाज थे, जैसे कि यहाँ पर हॉट स्प्रिंग, गलवान वैली, ये दम्बू, यहाँ पर पैंगोंग सो लेक, यहाँ पर ऊपर ये एक और रीजन है जिसको हम लोग बोलते हैं काराकोरम पास। अगर कभी भी आपसे कोई पूछता है कि एक्चुअल में ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है वो कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, तो आप बताना काराकोरम पास से लेके लद्दाख के इस रीजन तक, डेमचौक तक फैला हुआ है। फिर इसके बाद आप ये भी बोल सकते हो कि यहीं पे बिल्कुल पास में एक बड़ा ही स्ट्रैटेजिक लोकेशन है जिसको हम लोग नाम देते हैं DBO, दौलत बाग ओल्डी। ये दौलत बाग ओल्डी रीजन ना हमारे इंडियन पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहाँ पर एक रीजन है छोटा सा, यहाँ पर आप देखना इस वाले रीजन पे ऐसे करके ये जो मैंने अभी लाइन ड्रॉ की है, ये एक रोड कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है जिसको हम लोग बोलते हैं
DSDBO हाईवे, DSDBO हाईवे, ये वन ऑफ द रोड्स हैं जो कि हमारे LAC से सबसे पास में आता है, जिससे कभी भी कुछ भी पंगा आए तो हम लोग यहाँ पर अपनी मिलिट्रीज को मूव कर सके। ये बेसिकली दरबुक श्योक रीजन है, दरब्युक शोक विलेज है यहाँ पर, और इसी से मिलता जुलता ये पूरा दौलत बाग ओल्डी तक जाता है। तो दरब्युक शोक और DBO का दौलत बाग ओल्डी, इसीलिए इसको DSDBO रोड बुलाते हैं। तो ये पूरा रीजन यहाँ तक जाता है। और गलवान वैली जो है, यहाँ पर भी आपको पता है कि जैसा हम लोगों ने भी कहानी सुना, ये सब प्रॉब्लम क्रिएट होता है। चाइना ने पूरी जद्दोजहद के साथ 1962 वॉर के बाद में इस रोड को कंस्ट्रक्ट कर लिया फिलहाल। तो इंडिया ने भी इससे मिलते जुलते जगहों पर किया। गलवान वैली में जब ये रोड कंस्ट्रक्ट हो रहा था तो 2020 में गलवान वैली में भी ये जो हम लोग को स्टैंड ऑफ देखने को मिला था, एक 1-to-1 फाइट या फिर सारी मिलिट्री दोनों तरफ की भिड़ गई थी, उसमें भी रीजन यही था कि गलवान वैली से बहुत पास से होकर ये रोड गुजर रहा है। तो यहाँ पर सारी निगरानी अब इंडिया भी रख सकता है। तो इन्हीं सब सिचुएशंस की वजह से ना ये कभी भी इसको सॉल्व ही नहीं कर पाए, हम लोग कभी भी सॉल्व नहीं कर पाए हैं। और इनफैक्ट यही रीज़न है कि हम लोग देखते हैं कि क्यों आज के टाइम पर जो हमारा वेस्टर्न सेक्टर है इस पूरे रीजन का, वो अभी भी डिस्प्यूटेड है और आगे भी काफ़ी हद तक रह सकता है, क्योंकि बहुत सारे रीजन्स हैं जो कि हम लोग सही नहीं कर सकते हैं, है ना। तो इन्हीं सब वजहों से फिलहाल अभी के लिए खुशी की बात यह है क्योंकि हम लोग फिलहाल अभी तो एक सिचुएशन पर पहुंच चुके हैं, 2020 के आसपास वाले रीजन पर पहुंच चुके हैं। अब फिलहाल अब टाइम है इसके आगे बढ़ने का। तो अब इस पे बहुत सारे और भी फर्दर टॉक्स स्टार्ट होंगे और भी बातचीत होने की बात हो रही है, जिसके बेसिस पर हम लोग आगे और भी डेवलपमेंट्स को देख सकते हैं। तो आई थिंक आपको पूरी हिस्ट्री ज्योग्राफी समझ में आ गई होगी इस पूरे रीजन की, और कितना डिफिकल्ट टेरेन है ये भी समझ में आया होगा आज के वीडियो में। बस इतना ही था, आशा करता हूँ एक अच्छी पकड़ मिली होगी आपको इस टॉपिक में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग इट वेरी पेशेंटली फ्रेंड्स। हैव अ नाइस डे।